नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 5 जुलाई के इस करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए समझ लेते हैं कुछ आज के आर्टिकल्स के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। पहला महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आफ्टर मिजोरम एंड नागालैंड मेघालय डिक्लाइंस मंदिर टैग फॉर आयुष्मान हेल्थ सेंटर। ठीक है, पहले तो मिजोरम और नागालैंड ने इनकार किया था, अब मेघालय ने भी इनकार कर दिया कि वो आयुष्मान हेल्थ सेंटर्स का नाम मंदिर नहीं रखेंगे। आरोग्य मंदिर उनको रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक आदेश या एक सुझाव जारी किया था कि आप जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदल करके आरोग्य मंदिर रख लीजिए, परंतु उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। आरोग्य मंदिर नाम रखने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मेघालय की 75% जो आबादी है वो ईसाई धर्म को फॉलो करती है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि ये मंदिर शब्द जो है ये हिंदुत्व या हिंदू धर्म को थोड़ा सा डिजाइन कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। इस वजह से उन्होंने इसको इनकार कर दिया। ठीक है, अगला आर्टिकल, एझावा नायर्स अकाउंट फॉर 41% ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ इन केरला। मतलब कि गवर्नमेंट स्टाफ जितने भी हैं केरला में, उनका 41% एझावा और नायर कम्युनिटी जो है धारण करते हैं। अगला आर्टिकल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ये तो दिल्ली में एक प्रोग्राम है, एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें भारत के सभी डांस फॉर्म्स को एक साथ मिला करके प्रस्तुत किया जाएगा। अगला आर्टिकल है, ब्रह्मपुत्र में एक अकेली फीमेल घड़ियाल है जो काफी दिनों से इंतजार कर रही है एक साथी का, उसका यह इंतजार समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। अगला आर्टिकल है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के बारे में बताया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव का काम करती है। कंट्रासेप्टिव मतलब होता है गर्भ निरोधक, मतलब कि जिससे गर्भ धारण न होता है उसी को बोलते हैं हम गर्भ निरोधक। ठीक है, चूंकि जनसंख्या बहुत तेजी से भारत की बढ़ रही है, इस वजह से इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। चलिए अब अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो मिजोरम और नागालैंड के बाद मेघालय ऐसा तीसरा राज्य बन गया जिसने मंदिर का टैग जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उस पे उसका जो है नाम बदल करके क्या रखा जा रहा है केंद्र के द्वारा, उसका नाम है आरोग्य मंदिर। ठीक है, आरोग्य मंदिर। तो आरोग्य मंदिर का अब टैग जो है ये राज्य जो है नहीं करेंगे, ये सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मिजोरम और नागालैंड के बाद मेघालय ने भी राज्य में स्वास्थ्य और कल्याण की जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, ये रखने से इनकार कर दिया है। तकरीबन 75% जो आबादी है मेघालय में वो ईसाइयत क्रिश्चियनिटी जो है फॉलो करती है। इस वजह से वहाँ के मेघालय की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो माजेल अम्पारिन लिंगदो जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से सलाह मिलने के बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के नाम बदलने के लिए जो भी उनकी अधिसूचना जारी हुई थी उसको उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये कोई अधिसूचना अपने राज्य में जारी नहीं करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है। ठीक है, स्वास्थ्य जो होता है मतलब हेल्थ जो है वो एक राज्य का विषय है, इसलिए जरूरी नहीं है कि केंद्र के द्वारा कही गई किसी बात को राज्य स्वीकार करे, वो अपनी बात भी लागू कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मेघालय ने इनकार कर दिया। सिंस हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हेल्थ अगर सवाल आया कि हेल्थ किसका, किस विषय का, किस सूची का हिस्सा है, तो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों की सूची का हिस्सा है। ठीक है, अब आगे बात की जाए अगर, तो मेघालय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के नाम बदलने के पीछे केंद्र में जो है भाजपा की जो सरकार है, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उसके उसका जो एक छिपा हुआ एजेंडा है, ठीक है, हिडन एजेंडा जिसको बोलते हैं, उसका जो हिडन एजेंडा है उसको समझ लिया कहीं ना कहीं। उन्होंने उनको लगा कि भाई ये जो हिडन एजेंडा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ाने का या नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए सरकार जो है वो अपनी जो वोट बैंक है उसमें हिंदुत्व के एजेंडे का बड़ा इस्तेमाल करती है, हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल करके वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास करती है। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
उन्होंने इसको साफ साफ इनकार कर दिया कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं रखेंगे। ठीक है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं टीटो स्टारवेल चाइन, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जो केंद्र का नाम है हिंदू आरोग्य मंदिर, ये हिंदू नाम है, हिंदू पूजा स्थल के नाम पर इसको हम क्यों रखें। और वहीं पर वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी ने भी यह कहा कि कहीं ना कहीं ये जो नाम है ये हिंदुत्व डिजाइन को प्रदर्शित कर रहा है, ये हिंदुत्व डिजाइन की बात करता है। ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य केयर, स्वास्थ्य सुविधाओं को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। तो संघ सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो आयुष्मान भारत के हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं उनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया जाए। ठीक है। और उनकी जो टैगलाइन है वो है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फॉर फ्री कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब कि प्राथमिक केयर जो है और उसके साथ साथ जो है वेलनेस एंड वाइडर अरे ऑफ सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल, समुदाय के स्तर पर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको कवर करने का प्रयास किया गया। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए पीएमजेएवाई की, तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सटेंड करती है प्राइमरी से लेकर, मतलब कि ओवर 10 करोड़ इम्पोवरिस्ड फैमिलीज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर, मतलब कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, मतलब जो केयर होता है खास करके हेल्थ सेक्टर में, वहां तक भी अपने आप को एक्सटेंड करने का फैसला किया है। चलिए अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो केरल का एक समुदाय है जिसको हम बोलते हैं एझावा और नायर समुदाय, वहां के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं, उसमें 41% तो इन्हीं का हिस्सा है। ठीक है। अब जैसे अगर डेटा की भी बात आप करेंगे, इसमें जो डेटा दिखाया गया है आप देख सकते हैं टोटल 5,45,423 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से गवर्नमेंट सर्विसेज में 1,15,075 लोग एझावा या थिया कम्युनिटी से हैं, 1,08,012 लोग जो है नायर कम्युनिटी से हैं और 73,774 लोग मुस्लिम हैं और 73,713 लोग जो है क्रिश्चियन हैं। वहीं पर 51,783 लोग शेड्यूल कास्ट से संबंधित हैं, 10,513 लोग शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित हैं और 16,564 लोग विश्वकर्मा, 22,542 लोग लैटिन कैथोलिक्स और 7,112 लोग ब्राह्मण्स। तो ये पूरा जो डेटा है ये मेजर क्लासेस के इनको इंक्लूड किया जाएगा इस पूरे इन्फोग्राफिक्स में। ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एझावा और नायर ने 41% गवर्नमेंट जॉब्स पर अपना अधिकार जमा रखा है। ठीक है। इसमें अगर एझावा समुदाय की बात की जाए, ठीक है, एझावा समुदाय जो है वो सबसे अग्रणी रूप में जो है उभरा हुआ है। ठीक है। केरल की आबादी की अगर बात करें हम, तो केरल की आबादी में एझावा की जो हिस्सेदारी है वो 23% है। मतलब एझावा समुदाय जो है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 23% है। ठीक है, 23%। और वहीं पर मुस्लिमों की जो हिस्सेदारी है वो 26%। ठीक है, केरल में 26% मुस्लिम है। ईसाइयों की हिस्सेदारी 18% है। क्रिश्चियन जो है कितने हैं? 18%। और नायरों की बात की जाए तो नायर जो है वो तकरीबन 15% है। ठीक है, नायर कितने हैं? 15%। अब यह डेटा उन आरोपों के मद्देनजर, मतलब अगर कुछ आरोप जो पहले लगाए गए थे उन आरोपों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये डेटा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अल्पसंख्यक समुदायों को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, जिसको हम एलडीएफ बोलते हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, ठीक है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, मतलब दो दो सरकार, दो पार्टियां वहां मुख्य रूप से चलाई जाती हैं। एक तो एलडीएफ है और दूसरा यूडीएफ है। ठीक है। तो ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये अल्पसंख्यक समुदायों को जो है ज्यादा फायदा देते हैं, उनके लिए तुष्टिकरण की नीतियां बनाते हैं। तो उसके संबंध में अगर देखा जाए तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के जो महासचिव हैं वेलापल्ली नटेशन, ठीक है, वेलापल्ली नटेशन जी जो हैं, उन्होंने अभी क्या कहा है, उन्होंने हाल ही में यह कहा कि जो दोनों मोर्चे हैं एलडीएफ और यूडीएफ, वहां के दो मोर्चे हैं यूडीएफ और एलडीएफ, ये क्या कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण कर रहे हैं। मतलब ये वही नीतियां बना रहे हैं जो अल्पसंख्यकों को खुश करें, उनको संतुष्ट करें।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण। तो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी किया कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के विरोध में एझावा समुदाय ने लोकसभा चुनाव में एलडीएफ का साथ छोड़ दिया था। मतलब अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें एझावा समुदाय जो है उन्होंने एलडीएफ का साथ छोड़ दिया था। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा एझावा समुदाय के बारे में अगर आप समझना चाहें तो उसको जो है समझ लीजिए। एझावा समुदाय बड़ा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उसको समझना चाहें। एझावा कम्युनिटी जो है, इसके बारे में समझिएगा थोड़ा। एझावा समुदाय जो है ये केरल के हिंदू समुदाय में के बीच में सबसे बड़ा समूह, मतलब जो हिंदू समुदाय है केरल में खास करके, वहां पर अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे बड़ा है। तो हिंदू केरल समुदाय में ये सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है, और ये प्राचीन तमिल चेर राजवंश के बिलावर संस्थापकों का इनको वंशज भी माना जाता है। और इस समुदाय के अंतर्गत योद्धा वर्ग जो है शामिल है, जिसमें ये कलारी पट्टू जो कि एक बहुत प्राचीन मार्शल आर्ट की एक कला है। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट का भी जन्म यहीं से माना जाता है। ठीक है, ये जो मार्शल आर्ट की कला होती है इसको साउथ इंडिया से ही माना जाता है, जो कि चाइना और जापान में बहुत जगह फैली हुई है। तो ये भारत से ही इसका जन्म मान सकते हैं आप। और कलारी पट्टू एक विशेष मार्शल आर्ट होता है जिसके विशेषज्ञ इनके जो है वंशज जो भी हैं ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला इसका हुआ। चलिए अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सपोर्ट किया हुआ है देवधर दिल्ली। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया वो एक उत्सव ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जो कि 9th एडिशन है इसका, और उसका नाम है भारत उत्सव। ठीक है, भारत उत्सव का 9वां संस्करण है। और ये एक साथ सभी डांस फॉर्म को साथ लेकर आएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक। ये सारे जो है एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो अगर हम कथक की बात करेंगे, कथक तो ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। तो अगर कथक की बात की जाए तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अब अगर हम सत्तिया की बात करें, या जिसको हम सत्तारिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये असम का है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये असम का है, असम का इलाका ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो एरिया असम का है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसका डांस फॉर्म है मणिपुरी। अब उड़ीसा का जो डांस फॉर्म है वो है उड़ीसी। आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भरतनाट्यम होता है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में दो डांस फॉर्म्स हैं जो कि क्लासिकल डांस माने जाते हैं, एक तो मोहिनी अट्टम है, दूसरा है कथकली। देखिए कथकली और कथक से कंफ्यूज नहीं होना है, कथकली केरल का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कथकली जो है वो केरल का है, और जो कथक है वो कहाँ का है, वो उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। ठीक है, अब कुछ राज्यों के विशेष डांस फॉर्म, जैसे कि भरतनाट्यम के बारे में आपको पता ही है, तमिलनाडु का है। उसके बाद आपने बिहू के बारे में सुना होगा, बिहू असम का है। ठीक है, भांगड़ा जो है, ये भांगड़ा जो है जिसको पंजाब का माना जाता है। छऊ एक नृत्य होता है, ये बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में किया जाता है। ठीक है, गढ़वाली एक डांस होता है, गढ़वाली जो कि उत्तरांचल या उत्तराखंड के इलाके में इस डांस को किया जाता है। ठीक है, गरबा जो होता है ये गुजरात से संबंधित है। और हत्तारी जो है, हत्तारी ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। हत्तारी जो है ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी में एक फीमेल घड़ियाल पाया गया, उसके बारे में कुछ बातचीत है, उसको समझिए थोड़ा सा। कि एक फीमेल घड़ियाल जो है ब्रह्मपुत्र की नदी में पाया गया है। ठीक है, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये जो वहाँ का वन हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाले जो गैंडे हैं, जो राइनोज हैं, उनको जो है ये पीछे कर दिया है। इसमें इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि पूर्वी असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ, और वहां पर एक टाइगर रिजर्व में एक अकेली जो है फीमेल मादा घड़ियाल है, जिसने अस्थायी, मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ कि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस चर्चे में क्या है, वहां के जो वन हॉर्न राइनोज है वो पीछे हो गए हैं, तो इनका ज्यादा चर्चा हो रही है।
मेन दिक्कत ये, मेन सबसे बड़ी बात है कि वन्य जीव अधिकारी और विशेषज्ञों को यह पता नहीं है कि यह घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ से आया। ठीक है। दूसरी चीज, उन्हें यकीन है कि ये जो सरीसृप, ये जो रेप्टाइल है, घड़ियाल एक रेप्टाइल होता है, आपको पता होना चाहिए। घड़ियाल क्या है? एक रेप्टाइल है। तो ये जो रेप्टाइल है, जो कि अपनी साइज के हिसाब से अगर इसका आकार देखा जाए तो ये एडल्ट है। ठीक है। और अगर कोई मेल घड़ियाल यहाँ आ जाता है, कोई मेल रेप्टाइल आ जाता है, घड़ियाल आ जाता है, तो इससे घड़ियाल की संख्या में और वृद्धि कराई जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेचर के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। नेचर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए घड़ियाल जो है वो वाटर का जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखते हैं। हम भले इनसे बहुत डरते हैं, बहुत इनको हम मानते हैं डेमन्स ऑफ द वाटर, मतलब पानी के राक्षस माने जाते हैं ये अलग चीज है। इनके जो थूथन होते हैं, स्नाउट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये काफी ताकतवर होते हैं। अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर उनको छोड़ते नहीं है। तो इनकी ये खासियत है। ठीक है। तो ये वाटर सिस्टम को, अगर ये वाटर सिस्टम में अधिक मात्रा में है तो ये मान लीजिए कि पानी जो है प्रदूषित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। अपनी लंबी थूथन के कारण अन्य मगरमच्छों से अलग होते हैं। ठीक है। तो ये जो घड़ियाल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गेबियलिस गंगेटिकस। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? गेबियलिस, गैबियलिस गैंगेटिकस। ठीक है। गैंगेटिकस, ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? गैबियलिस गैंगेटिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक के आसपास ये गायब हो गए थे। ठीक है। उसके आसपास क्या हो गए थे? ये गायब हो गए थे। फिर क्या हुआ? तकरीबन 1990 के दशक में इनके देखे जाने का जो है दावा किया गया, या ऐसा माना जाता है कि ये दिखाई पड़े फिर से 1990 के दशक में। ठीक है। और मादा घड़ियाल को पहली बार 2021 में 1307.49 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए काजीरंगा के विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग में देखा गया था। ठीक है। ये एक और बात समझिएगा कि घड़ियाल जिसकी लंबाई अब तकरीबन 2.55 मीटर है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया गया। और यह जनवरी में ब्रह्मपुत्र के किनारे जलीय रेप्टाइल्स का जो 10 दिवसीय एक उनको सर्वे किया जाता है, 10 दिन का एक सर्वे होता है, एक वहां पर उनको देखभाल करने का एक सर्वेक्षण होता है। उस दौरान ये तीन, इनकी जो तीन मेन हैबिट्स होती है उसमें 500 मीटर के दायरे में इनको देखा गया। ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, सरीसृपों में जो विशेषज्ञता रखने वाली एक टीम है, सरकारी संस्था, जिसका नाम है टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम PSAFI बोलते हैं। इसने असम वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर कालिया भोमोरा पुल से लेकर के विश्वनाथ डिवीजन के, ठीक है, पूर्वी छोर से दूसरी तरफ जो माजुली में कमलाबाड़ी घाट के 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का सर्वेक्षण किया। ठीक है। और उस सर्वेक्षण में ये पता चला कि ये घड़ियाल भी वहां पर है। तो अब इसके लिए एक मेल घड़ियाल की जरूरत है, जिससे कि वहां पर उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। अब इस फोटो में आप देख लीजिए, इन्फोग्राफिक्स में आपको पता लग जाएगा कि घड़ियाल जिनको हम गैबियलिस गैंगेटिकस बोलते हैं, मेल घड़ियाल्स इजिली डिस्टिंग्विश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बल्ब ऑन देयर स्नाउट, मतलब उनका जो स्नाउट है उसके उनके ऊपर बल्ब एक मौजूद होता है। ठीक है। लाइक अर्थवेयर पॉट्स कॉल्ड घराज, मतलब जो घड़ा बोलते हैं। दे आर यूज टू वोकलाइज एंड ब्लो बबल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स, मतलब फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये बबल को जो है निकालते हैं, ब्लो करते हैं। इनका हैबिटाट अगर देखा जाए, ये क्लियर फ्रिज, मतलब ताजे पानी के जल में, खास करके रिवर सिस्टम में ये पाए जाते हैं। और समस्या क्या है? इनकी जो है इनका शिकार होता है, इलीगल पोचिंग होती है, इनके एग का कलेक्शन किया जाता है, फिशिंग नेट्स एंड सैंड माइनिंग, मतलब कि इन सब चीजों की वजह से इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब मगर क्रोकोडाइल की अगर आप बात करेंगे, मगर क्रोकोडाइल जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडिलस पैलेस्ट्रिस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मार्स क्रोकोडाइल, मतलब कि मार्स मतलब क्या होता है? कीचड़। तो वहां भी पाए जाएंगे। तो मगर क्रोकोडाइल ये बहुत एडाप्टेबल क्रोकोडालियन स्पीसीज है भारत में खास करके। और अगर हम घड़ियालों की बात करें तो घड़ियाल जो है भारत में एंडेमिक होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज है भारत की घड़ियाल। ठीक है। इनका हैबिटाट ये भी फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, खास करके नदियों में, झीलों में और मार्सेज में। ठीक है। एस्चुराइन में भी पाए जाते हैं। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन में घड़ियाल जो है 650 हैं, मगर क्रोकोडाइल 5700 से 8700 हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल
50,000 के करीब में है, ठीक है। और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की अगर आप बात करेंगे तो ये धरती के सबसे बड़े रेप्टाइल माने जाते हैं, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैव द ग्रेटेस्ट बाइट प्रेशर ऑफ एनिमल, मतलब वो जिसको काटते हैं, जिसको बाइट करते हैं, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और मेल जो होते हैं खास करके क्रोकोडिलस इनका वैज्ञानिक नाम है क्रोकोडिलस पोरोसस, ये जो मेल होते हैं ये फीमेल से ज्यादा बड़े होते हैं और इनका वजन तकरीबन 1,000 किलोग्राम के से ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और या उस तक होता है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये कोस्टल ब्रैकिस मैंग्रोव स्वयं, मतलब जो मैंग्रोव का रीजन होता है, खास करके दलदली एरिया वहां पर पाए जाते हैं, रिवर डेल्टाओं में पाए जाते हैं। इलीगल हंटिंग और हैबिटाट लॉस की वजह से इनकी संख्या में तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। अब इनका अगर आईयूसीएन स्टेटस चेक किया जाए तो आईयूसीएन स्टेट में लीस्ट कंसर्न जो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये थोड़ा सा ठीक अवस्था में है। और अगर मगर क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो ये वल्नरेबल हो गया, सुवेद्य हो गया। और अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करें तो घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। आईयूसीएन एलसी एनटी यू ईएन सीआर ईडब्ल्यू और ईएक्स, मतलब एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, तो इसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। अब इसी के बारे में बता दिया गया है। अगर घड़ियाल की बात करें तो इनको हम गैबियल्स बोलते हैं, कभी कभी इनको गैबियल्स बोला जाता है। ये एशियन क्रोकोडाइल का एक टाइप है, ठीक है। इनकी लॉन्ग थिन जो स्नाउट होती है, मतलब ये जो स्नाउट आप देख रहे हैं जिससे ये खा लेते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, वही स्नाउट जिसको हम थूथन बोलते हैं। क्रोकोडियल आर क्रोकोडिलियंस आर ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स का अपना एक ग्रुप है, ठीक है। इनमें एलिगेटर आते हैं, कैमन्स आते हैं और बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इंडिया, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 3 स्पीसीज हैं क्रोकोडाइल्स की, 3 स्पीसीज हैं। पहला तो है घड़ियाल जिसको हम गैबियलिस गैंगेटिकस बोलते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आती है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। दूसरा है मगर क्रोकोडाइल जिनको हम क्रोकोडिलस पैलेस्ट्रिस बोलते हैं, ये आईयूसीएन में वल्नरेबल में आ रही हैं। और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो क्रोकोडिलस पोरोसस है, ये लीस्ट कंसर्न में आती है, मतलब इनकी अभी उतनी समस्या नहीं है इनके खोने की। और अगर ये तीनों स्पीसीज की बात करें तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आती हैं और शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, ठीक है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो उनका जो पॉपुलेशन है खास करके ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और पापुआ न्यू गिनी में, वहां पर ये अपेंडिक्स 2 में जो है शामिल है, ठीक है। अब ये पूरा जो भारत के बारे में बात करते हैं, जो घड़ियाल का नेचुरल हैबिटाट है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और भारत के नदर्न पार्ट्स में, मतलब उत्तरी हिस्सों में खास करके इनका प्राइमरी हैबिटाट की बात करें तो ये चंबल रिवर में, चंबल नदी में पाए जाते हैं, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की एक सहायक नदी है। सेकेंडरी हैबिटाट इनका घाघरा, गंडक, भिरवा इत्यादि नदियों में है। और रामगंगा रिवर जो कि उत्तराखंड में है और सोन रिवर जो कि बिहार में बहती है, वहां पर भी इनका सेकेंडरी हैबिटाट है। इनका महत्व ये है कि घड़ियाल जब पानी में अधिक मात्रा में है तो इससे पता चलता है कि क्लीन रिवर वाटर है, ठीक है। अब इसमें सवाल है, आई एम यूनिक रेप्टिलियन स्पीसीज ऑफ एंडेमिक टू इंडिया, तो कौन हूं मैं? तो ये घड़ियाल, घड़ियाल एंडेमिक स्पीसीज है भारत की, ठीक है। चलिए अब आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसके बारे में समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस का टॉपिक है ये, ठीक है। इसको समझिएगा कि कंट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक की बात की गई है कि किस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में बात की गई है कि एजुकेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी कंट्रासेप्टिव है। इसका मतलब ये है कि जितना एजुकेशन बढ़ेगा जनसंख्या पर वैसे ही नियंत्रण होता जाएगा, ठीक है। ये पूरा मामला है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत जो है पिछले साल ही चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, चाइना, ठीक है। चाइना को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन के अनुसार ये देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट करता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनसंख्या है तकरीबन 140 करोड़ है फिलहाल, 1.4 बिलियन, जो कि 170 करोड़ हो जाएगी 2064 तक, ठीक है। और जब यह 2100 में पहुंचेगी तो 153 करोड़ पर ये रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। नंबर तो भले इतने ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन फिर भी ये नंबर धीरे धीरे करके अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज,
आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भले ही ये जो भी नंबर आप देख रहे हैं जनसंख्या के, ये बहुत चौंकाने वाले हों, बहुत ही सडन, बहुत ही आश्चर्यजनक हो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, तो पॉपुलेशन जो है इस समय स्लो डाउन हो रही है, कम हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से नीचे चली गई है, और आगे ऐसा माना जा रहा है कि और ज्यादा कम होगी। ठीक है, अब चूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को है, आने वाला है, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि जो भारत का जोर अपने युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर होना चाहिए। मतलब सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसको इंश्योर करना ही खास करके यंग पीपुल, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे समझिए कि एक स्टडी में ऐसा माना गया, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ऐसे अध्ययन से पता चला, निष्कर्ष निकला कि स्कूली शिक्षा के वर्षों और परिवार नियोजन की कुल अधूरी जरूरतों और एक उनके बीच में जो अंतराल पूरा हो रहा है, मतलब कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन है, और ये जो परिवार नियोजन की बात की जाती है, ठीक है, परिवार नियोजन की जो बात होती है, खास करके उसमें जो जरूरी है, जो हमको चाहिए, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है, तो उसके बीच में गैप बन जा रहा है। मतलब जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच में गैप है, तो इस हिसाब से वो प्रोजेक्शन या जो हम एग्जीक्यूट करें वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके बारे में बातचीत की गई है कि अध्ययन में ये पता लगाया गया है कि भारत में विवाहिता महिलाओं में परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता जो है, उस पर एक चर्चा है। ठीक है, इसमें पिछले वर्ष साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल में प्रकाशित किया गया था, और इस अध्ययन के अनुसार ऐसा पाया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ठीक है, 15 से 19 आयु वर्ग, जिनको हम 17.8% बोलेंगे, ठीक है, 17.8%, और 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं में जो ये जागरूकता है, ये जानने की जो इच्छा है, उसमें अंतराल जो है, उसकी आवश्यकता की मांग सबसे अधिक थी। सॉरी, ठीक है, मतलब कि जो एक जानकारी होनी चाहिए, जो जरूरत पढ़ने पर स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, जो कि भारत में थोड़ी कम है, तो उसकी जो है जरूरत, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, और वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसको भी समझने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब महिलाओं की शादी हो जाती है, जब युवा महिला, उसकी शादी हो जाती है, जब वो परिवार के ऊपर तरह तरह के दबाव आ जाते हैं, जैसे कि उसको अपनी प्रजनन क्षमता भी प्रूव करनी होती है, प्रजनन क्षमता, कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, बड़ी चीज। दूसरी चीज, इन सारे मैटर पर, मतलब ये गर्भ निरोधक या परिवार नियोजन, इन सारी चीजों के बारे में जो बातचीत होती है, उस पर भी एक प्रकार का टैबू, मतलब उसको एक प्रकार से अवैध माना जाता है, समाज में अच्छा नहीं माना जाता, तो वो उन सब चीजों के बारे में बातचीत भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता से ही बात करें, तो वहां तक वो अपनी बात नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरी चीज, जो फैमिली जो होती है, फैमिली फैमिली ये स्वीकार नहीं कर पा रही है। भारत में जो लोग हैं वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में भी गर्भ धारण कर सकते हैं। ये उनको विश्वास ही नहीं होता, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो अविवाहित हो। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, और इस वजह से क्या होता है, ये समाज में एक प्रकार का गलत चीज पहुंच गई है कि ये बच्चे, अगर मान लो, अगर ये बच्चे जो हैं, ये अगर अविवाहित हैं और इस अवस्था में अगर ये गर्भ धारण कर लेते हैं, तो इनके ऊपर मानसिक प्रेशर, सामाजिक एक जो सामाजिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सही ढंग से अपने परिवार में उस बारे में, अपने समाज में उस बारे में बात ही नहीं कर पाते, और उसका असर ये होता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, भारत में एक युवा व्यक्ति के लिए कंडोम या गर्भ निरोधक के किसी अन्य रूप तक पहुंच पाना सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से मानदंडों के विरुद्ध है। मतलब समाज क्या बोलेगा, क्या कहेगा, लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते पब्लिक में। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, दूसरी बात अगर की जाए, युवा लोग, पुरुष और महिलाओं, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील व्यवहार परिवर्तन संचार में भी एक समस्या है, खास करके उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए गर्भ निरोधक विकल्पों की टोकरी प्रदान करने की भी तत्काल आवश्यकता होती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि 11th और 12th क्लास में बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चों को भी
ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा देने देने से क्या फायदा होता है कि उनको, देखो, सबसे बड़ी बात है, आर्टिकल में बताया गया कि जिस बच्चे के पास सेक्स एजुकेशन हो, ठीक है, बच्चे या बच्ची के पास, तो कभी भी अगर उसको ये पता होगा कि 18 ईयर्स से कम के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है, उनके लिए नुकसान कर सकता है, उनका फ्यूचर इससे डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जिसके पास जानकारी नहीं रहती है वही ये सब काम करता है। खास करके आप फॉरेन में देखेंगे, अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में अगर आप देखें या ब्रिटेन में देखें, वहां और हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली में यही सबसे बड़ा अंतर है। वहां पर इस पर खुलकर बात होती है और यहाँ पर बच्चियां सीधा इनकार कर देती हैं, ठीक है, इन सब चीजों से। तो भारत में चूंकि शिक्षा की कमी है, इस वजह से एक बड़ी समस्या है। दूसरा, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि भारत में जो गर्भपात के कानून है काफी सख्त है। भारत में जो गर्भपात के कानून है वो काफी कठिन है। तो इससे क्या होता है, इससे एक समस्या ये आती है कि इसको अपराध एक माना गया है भारत में, तो ये भी बच्चों के लिए या जो भी लोग इसमें कभी ना कभी उसका शिकार हो जाते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है उसका। समाज का एक अलग से दबाव है, अपराध अपराध घोषित हुआ है तो उनको सही ढंग से इसका उपचार नहीं मिल पाता। और बड़े वर्ग, इससे भारत में गर्भवती लोगों के बड़े वर्ग के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच मुश्किल हो जाती है, ये भी एक समस्या है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, इन पर बातचीत करने की जरूरत है और उम्मीद करता हूं आपको सारा आर्टिकल समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले उन सारे बच्चों के पास इसको पहुंचाइए, क्योंकि आर्टिकल जो है करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।